एवरीवन, गुड मॉर्निंग। निशांत सिंह कह रहे हैं, हर महादेव, सिंह सुरेन, बीकेबी, विकास यादव, सुनीता, सौरभ मोदी, नवनीत, निशांत जी, नमस्कार भाई। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आज जो है इतना जमाना हो गया क्लास लिए हुए। चंद्र प्रकाश, विकास थोड़ी वीडियो क्लियर है, ठीक है। सुधाकर, दीपक भटकर, चलो प्रयागराज कह रहे हैं वीडियो क्लियर। निशांत सिंह जी भी सेम कह रहे हैं। ईश्वर कह रहे राधे राधे। बजरंगी प्रसाद गुप्ता कह रहे हैं वीडियो क्लियर है सर जी। के आयुष, अंजना बंसल, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। टाइम खराब करे बिना फिर आते मुद्दे पर। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तो लास्ट क्लास में एक बार ओपन कर देता हूँ। लास्ट जो है आपके बैच में पढ़ा गया था 8 से 9 सुबह 7 पढ़ी ना, तो लास्ट क्लास आपके बैच में हमारी चली थी। अच्छा, इसमें कुछ लाउडनेस के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन करेंगे नहीं, तो मैं वाली से ओपन कर लेता हूँ। तो लास्ट क्लास में बताया था कि भाई लाउडनेस जो है ध्वनि की जो प्रबलता है, वॉल्यूम, एक ने कहा हेलो, एक कहा हेलो, यानी कि वॉल्यूम बढ़ी, लाउडनेस बढ़ी, ध्वनि की प्रबलता, इसे हम डेसिबल में नापते हैं। या डेसिबल के अलावा हम बैल का यूज भी कर सकते हैं और एक बैल 10 डेसिबल के बराबर होता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो एम्पलीट्यूड आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस तरह की हम बातें क्लास में करी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि थोड़ा सा जैसे मैं कहा कि लाउडनेस को, ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में नापते हैं, इस डेसिबल को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करेंगे। देखो, तो अभी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, उस नॉर्मल कन्वर्सेशन में, सामान्य बातचीत में जो है ये कुछ 50 डेसिबल के आसपास का शोर होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत, नॉर्मल कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत में 50-55 डेसिबल के आसपास का शोर रहेगा, सामान्य बातचीत, ठीक है। कितने डेसिबल का शोर होता है? 50 डेसिबल। तो लाउडनेस को फील करने के लिए आप समझो कि जब आप बोल रहे हैं तो 50 डेसिबल के आसपास का लाउडनेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। ये डॉट लगा हुआ, ये है नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए। लेकिन अगर आपके कान के पास में 85 डेसिबल से ज़्यादा का शोर कर दिया जाए, अबाउ 85 डेसिबल, अबाउ 85 डेसिबल, तो बेटा फिर नॉइज़ की कैटेगरी में आ जाएगा शोर शराबा। यानी कि अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा का शोर हो तो फिर आप ये कहेंगे यहाँ पर ना शोर शराबा हो रहा है, ये नॉइज़ की कैटेगरी में आएगा। ये नॉइज़ की 85 डेसिबल से ज़्यादा होता है नॉइज़। यानी कुछ समझो ऐसे कि बुलेट जा रही है पट पट करते हुए सड़क पे, है ना, डीजे बज रहा है तेज आवाज में, तो 85 डेसिबल से ऊपर का जो शोर है वो उस हम किस कैटेगरी में लाएंगे? नॉइज़ की, शोर शराबा। 85 डेसिबल से ज़्यादा का शोर हो। अच्छा, यही शोर जो है अगर 120 डेसिबल से ज़्यादा का हो जाए तो बेटा डेंजर खतरे के ऊपर आ जाता है। अबाउ 120 डेसिबल, 120 डेसिबल से ऊपर का शोर है, ये आता है डेंजर खतरे के लिए। यानी कि ये आपकी सुनने की क्षमता जो है इसके ऊपर प्रभाव डालेगा। मान लो कि अचानक से आपके कान के पास 120 डेसिबल से अधिक का शोर हो जाए, हो सकता है कि कान के पर्दे फट जाएं, ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा शोर हो, दिमाग की नस फट जाए, हार्ट अटैक आ जाए। 120 डेसिबल से अधिक का शोर होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कल मैं क्रिकेट मैच देख रहा था तो उसमें एक बार हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा तो स्टेडियम में 115 डेसिबल का शोर हो गया। तो हज़ारों लोग खिला रहे हैं तो 115 डेसिबल का शोर है। अगर यही शोर जो है मैंने कहा आपसे कि 120 से ऊपर का हो जाए तो बहुत ज़्यादा, ये अब ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगेगा। 120 डेसिबल से ऊपर का शोर है ये खतरे के निशान आता है। अबाउ 120 डेसिबल और 140 डेसिबल तो वो शोर है अधिकतम इंसान झेल सकता है। मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी इंसान की 140 है, उससे ऊपर तो 100% कहानी खत्म ही है। तो अगर मैं आपसे कहें कि बातचीत करते समय कितने डेसिबल का लाउडनेस होता है? 50 डेसिबल के आसपास। कितने से ऊपर जो है वो शोर शराबे की कैटेगरी में आएगा? 85 डेसिबल से ऊपर। तो 85 से ऊपर शोर शराबा है, अगर ये शोर शराबा 120 डेसिबल से ज़्यादा का हो जाए तो फिर ज़्यादा खतरनाक है, ये फिर डेंजर की कैटेगरी में आ जाएगा। अबाउ 120 डेसिबल। और मैंने कहा कि 140 तो मैक्सिमम है जिसे हम झेल सकते हैं, 140 डेसिबल, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो न्यूनतम शोर है जिसे हम सुन सकते हैं बेटा होता है 0 डेसिबल। तो 0 डेसिबल शोर को भी सुना जा सकता है। जो शोर जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सुनना वो है 0 डेसिबल। तो मिनिमम लाउडनेस जिसे हम सुन सकते हैं 0 डेसिबल है। मिनिमम लाउडनेस दैट कैन बी हियर, न्यूनतम शोर जिसे सुना जा सकता है, न्यूनतम शोर जिसे सुना जा सकता है। तो मिनिमम लाउडनेस हम सुन सकते हैं वो 0 डेसिबल की है, ठीक है। तो सबसे कम शोर जिसे हम सुन सकते हैं वो 0 डेसिबल। फिर मैंने कहा कि हल्का सा ऐसे ही बहुत ही शांत माहौल है, हल्का सा कुछ कहीं से आवाज़ आ रही है हल्की फुल्की कुछ, है ना, तो उसको स्टार्ट किया आवाज़, आराम से हम कुछ रहे हैं तो 10-20 डेसिबल का शोर हो गया। वो जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोल रहे हैं तो 50 डेसिबल के आसपास का हो गया। और जब जैसे तेज आवाज़, जैसे डीजे के चलने की आवाज़ 50 डेसिबल से शोर हो गया, हज़ारों लोग चिल्ला रहे हैं कहीं पे तो 120 डेसिबल के आसपास पहुंच गया। 120 से ऊपर मैंने खतरा है। और वैसे तो 50 डेसिबल से ऊपर जो है ये अनप्लीजेंट है, जो आपको पसंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा सुनने में, आपको थोड़ा सा शोर शराबा इरिटेट करता ही है ना। 85 से ऊपर तो वही है कि अगर मान लो डीजे बज रहा है तो लेकिन उसमें गाना बज रहा है ना वो मेलोडियस है, इसलिए आप डीजे पर थोड़ी देर तक आप 1 घंटा भी डांस करेंगे तो आपको इरिटेट नहीं करेगा। लेकिन जितना डीजे की आवाज़ है वो आवाज़ ऐसी हो हाँ हो ऐसे करके हो, आप तो सुन रहे हो बंद करवाया, समय कर रहा है। लेकिन डीजे में जो भी गाना आप सुन रहे हो वो मेलोडियस है, बिल्कुल बढ़िया धुन के साथ, उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजे हुए हैं, वो बढ़िया है। तो इसलिए आप डीजे पे भी थोड़ा देर तक आप झेल सकते हैं। लेकिन डीजे की आवाज़ बहुत लगातार होती है तो इसमें दर्द हो जाता है, आपको मन करता है थोड़ा दूर चलो यहाँ से। लेकिन एक्सेप्ट जो डीजे से आवाज़ निकल रही है, स्पीकर से आवाज़ निकल रही है, वो आवाज़ एक मेलोडियस सॉन्ग की ना हो, ऐसे के लोगों के चिल्लाने की हो, है ना, हाहुला करने को, तो वो आपको इरिटेट कर देगी। तो एक 50 से ऊपर ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शोर शराबा है और 120 ऊपर उतना ही है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास में जो मैंने कहा कि 0 डेसिबल जो है ये मिनिमम शोर हम सुन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि 0 डेसिबल वाला न्यूनतम शोर हम झेल सकते हैं। सामान्य बातचीत में 50 डेसिबल के आसपास का रहता है। शोर शराबा मैंने कहा कि 85 से ऊपर है, लेकिन मान लो डीजे की आवाज़ है तो उसे आप काफी देर तक सुन सकते हैं, इतना परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वो बढ़िया साउंड से आ रहा है, मेलोडियस साउंड। लेकिन वही आवाज़ अगर वो बुलेट की ऊपर की आवाज़ हो या किसी ऐसी चीखने चिल्लाने की हो तो आप जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। और 120 से ऊपर लाउडनेस है तो मैंने कहा कि वो खतरे की घंटी है, दिमाग की नस फट सकती है, व्यक्ति की ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, इस तरह कुछ। चलो अभी हमारे पिछली क्लास के पार्ट है, आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट होगी। अब लिखेंगे हम सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स, पराध्वनिक वस्तुएं, पराध्वनिक वस्तुएं, पराध्वनिक वस्तुएं, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या है, इन्हें ध्यान सुनना, पराध्वनिक, ठीक। देखो अब ध्यान से सुनेंगे अभी सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कि आपने नाम बड़ा सुना होगा सुपरसोनिक, ये बड़ा चल रहा है आजकल, है ना। अभी ऑपरेशन सिंदूर में अपने ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा नाम सुना होगा। तो भारत के पास एक दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल में से है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, है ना। तो अब हम समझेंगे कि हम ब्रह्मोस को ही सुपरसोनिक क्यों कह रहे हैं, या किसी फाइटर जेट को हम सुपरसोनिक कहते हैं। तो सुपरसोनिक शब्द का हम यूज कब करते हैं इस बात को ध्यान समझेंगे। देखो हम ब्रह्मोस का एग्जांपल लेके समझेंगे कि ब्रह्मोस से भी कुछ पॉइंट अभी देखेंगे क्लास में।
बेटा ये भारत के पास एक मिसाइल है ब्रह्मोस, BRAH, ब्रह्मोस। ठीक, ये ब्रह्मोस मिसाइल में आपको ध्यान रखना है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। भारत और रूस ने साथ में मिलकर डेवलप किए इसे, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर, इंडिया और रशिया ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक, भारत और रूस ने। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे हम सुपरसोनिक कह रहे हैं, तो ब्रह्मोस पे हम सुपरसोनिक क्यों कह रहे हैं? हम हर मिसाइल को सुपरसोनिक क्यों नहीं कहते? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपने सुना होगा कि भारत के पास जैसे राफेल एक फ्रांस का हमने फाइटर जेट खरीदे, वो भी सुपरसोनिक है। अभी 114 राफेल विमान और खरीद रहे हैं, कल रक्षा मंत्री जी ने उस पर साइन किए। अभी वो खैर वो अभी एक जो कैबिनेट की एक कमेटी है उसके अंदर जाएगा, अभी वो 3.5 लाख करोड़ रुपए का हमने खरीद रहे हैं 114 विमान। हरा बने बनाए हम लेंगे, बाकी मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाएंगे। इसके अलावा भारत का अपना सुना स्वदेशी इंडिजिनस स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, वो भी सुपरसोनिक है। तो हम किस फाइटर जेट को सुपरसोनिक कहेंगे, किस मिसाइल को सुपरसोनिक कहेंगे, उसके लिए आप एक सब देखना। अगर मैं पहले आसान शब्दों में बात करूंगा फिर हम क्या करेंगे, टेक्निकल पाएंगे। हम सुपरसोनिक पराध्वनिक उस वस्तु को, उस मिसाइल को, उस फाइटर जेट को कहेंगे जिसकी स्पीड साउंड से भी ज्यादा हो। पराध्वनिक का मतलब ध्वनि से भी परे हो, ध्वनि से भी परे। नहीं, अगर कोई मिसाइल ऐसी है वो साउंड से भी तेज भागती है, मेरा हेलो तो मेरी आवाज तो पहुंची नहीं है, लेकिन उस जगह पर मिसाइल पहले पहुंच जाए तो पराध्वनिक तो ध्वनि से भी परे है, सुपरसोनिक जो साउंड से भी तेज चले। तो साउंड से तेज चलने वाली जो मिसाइल है उन्हें हम कहते हैं सुपरसोनिक। ये पहले आसान शब्दों में देखते हैं, तो लिखेंगे हम if speed of an object is greater than speed of sound then it is called supersonic object। यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो, यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो तो उसे पराध्वनिक वस्तु कहते हैं। यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो तो उसे पराध्वनिक वस्तु कहते हैं। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये दो नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया, सभी को पता ही होगा। एक भारत की नदी है ब्रह्मपुत्रा, तो वहाँ से ब्रह्मा शब्द लिया हमने, ब्रह्मपुत्रा से ब्रह्मपुत्रा। एक रशिया की नदी है मोस्कवा, उससे हमने मोस शब्द लिया है। तो ब्रह्मोस का नाम दो नदियों के नाम पर रखा गया है। भारत की नदी है ब्रह्मपुत्रा से BRAH ब्रह्मा शब्द लिया गया है, मोस्कवा रिवर से मोस शब्द लिया गया है, उसका नाम बन गया ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस का नाम किसके नाम पर है? ऑप्शन मिल सकता है ब्रह्मा जी के नाम पर है, ठीक है, या लिखा मिल सकता है कि ब्रह्मास्त्र के नाम पर है, या दो नदियों के नाम पर है, या दो महासागरों के नाम पर है। तो ब्रह्मोस का नाम दो नदियों के नाम पर रखा गया है, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा के नाम पर, ठीक है। लेकिन मैंने आपको लिखा भी है यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। अगर किसी वस्तु की स्पीड साउंड से ज्यादा तो सुपरसोनिक है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा कम पूछता है एग्जाम में, पेपर में जो है वो थोड़ा टेक्निकल हिसाब से पूछता है। देखो, स्पीड नापने के लिए जैसे हम कितनी जनरल स्पीड नापते हैं किलोमीटर पर घंटे में, क्या मैंने बाइक चलाई 80 किलोमीटर पर घंटे से, या मीटर पर सेकंड में आप स्पीड पढ़ते हैं, ऐसे बेटा मिसाइलों की बहुत ही हाई स्पीड नापने के एक तरीका होता है मैक नंबर। तो पेपर में मैक नंबर के हिसाब से पूछता है। तो हम सुपरसोनिक मिसाइल टेक्निकली उस मिसाइल को कहते हैं जिसकी स्पीड जो है वो जिसकी स्पीड जो है 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो। तो अगर कोई मिसाइल ऐसी है कि उसकी स्पीड 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में है तो हम कहेंगे सुपरसोनिक। जैसे आप कभी सुनेंगे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है जिसकी स्पीड है वो 2.8 मैक के आसपास है, 2.8 से 3 मैक के बीच में। तो ब्रह्मोस की स्पीड है 2.8 मैक, तो 1.2 से ज्यादा 5 सेकंड में, तो सुपरसोनिक है। तो मिसाइल जिनकी स्पीड 1.2 से 5 मैक के बीच में हो वो कहलाती है सुपरसोनिक। ये मैक के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे यदि किसी मिसाइल की चाल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर किसी वस्तु की जो चाल है अगर वो 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो, यदि किसी वस्तु की चाल 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो तो उसे सुपरसोनिक। यदि किसी वस्तु की चाल 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो तो उसे सुपरसोनिक पराध्वनिक वस्तु कहते हैं। अगर स्पीड जो है 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो, 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में है तो कहेंगे सुपरसोनिक, 1.2 से लेकर 5 के बीच में, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज अभी बेटा मैक नंबर क्या है? देखो, अगर मैं कभी आपसे कह रहा हूँ एक मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से भागना। अगर किसी मिसाइल की स्पीड एक्जैक्ट 1 मैक हो, यानी कि साउंड की स्पीड से भागती है ध्वनि की चाल से। अगर मैं आपसे कहूँ किसी वस्तु की स्पीड 3 मैक है, यानी कि ध्वनि से भी 3 गुना तेज भागती है, तो आप जब भी न्यूज़ सुनते होंगे तो न्यूज़ में आपने नाम सुना होगा, तो न्यूज़ में ऐसे कहेंगे भारत ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसकी स्पीड ध्वनि की चाल की लगभग 3 गुना है। तो इसकी स्पीड ध्वनि की चाल की लगभग 3 गुना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 मैक का मतलब होता है ध्वनि की चाल से भागना, और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है 2.8 मैक, यानी कि लगभग 3 गुना हो गई। 2.8 मैक यानी लगभग समझो कि 3 मैक के आसपास हो गया। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसकी स्पीड 2.8 मैक है, यानी मोटा मोटी 3 मैक समझ लो। तो 1 मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से भागना, 3 मैक हो गया साउंड से 3 गुना रफ्तार से भागना। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसकी स्पीड आवाज से भी 3 गुना तेज है, क्योंकि 1 मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से भागना, और इसकी स्पीड 1 मैक नहीं 3 मैक है, यानी कि 3 मैक हो गया साउंड से 3 गुना रफ्तार से भागना। तो हर वो मिसाइल जिसकी स्पीड 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो उसे हम सुपरसोनिक कहेंगे। पहले आप ये सुन लो, एक मिसाइल की स्पीड 4 मैक है, यानी वो साउंड से 4 गुना तेज भागती है। एक मिसाइल की स्पीड जो है 8 मैक है, यानी कि वो साउंड से 8 गुना तेज भागती है। जितने मैक स्पीड होगी वो आवाज से उतने गुना तेज भागेगी। अच्छा, स्पीड 1.2 से लेकर 5 के बीच में तो सुपरसोनिक है। अगर स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा हो जाए ऐसे मिसाइल को हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। आजकल पूरी दुनिया में इतना युद्ध का माहौल है, आप ये हाइपरसोनिक नाम भी सुन रहे होंगे। हाइपरसोनिक इंडिया नाम का हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं इनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा है। और आपको पता है दुनिया में भी कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया जो हाइपरसोनिक मिसाइल को बीच में से ही काट दे, बीच में खत्म कर दे। लेकिन आज अभी मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने जस्ट अभी एक न्यूज़ पढ़ी कि इजराइल और अमेरिका की जो दोनों का डिफेंस जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है दोनों का, उन्होंने मिलकर जो है अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को रास्ते में खत्म करने वाला जो सिस्टम है उसका कुछ टेस्ट किए हैं, कुछ टेस्ट। तो हो सकता है कि थोड़ी देर में ये बिल्कुल टेस्ट वगैरह करके इजराइल और अमेरिका वाले के पास ही सिस्टम आ जाएगा। अभी फिलहाल नहीं है। अगर आप देखते होंगे कि जैसे गाजा पट्टी से कोई मिसाइल आती थी इजराइल की तरफ में लगभग रास्ते में सबको काट देता है वो।
जो मिसाइलें खाली जगह में गिरने वाली हैं, समुद्र में गिरने वाली में छोड़ देगा, बाकी सबको काट देगा। लेकिन जब ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी इजराइल की तरफ, उनमें से कई मिसाइल रास्ते में नहीं काट पाया। वो हाइपरसोनिक मिसाइल थी, और हाइपरसोनिक मिसाइल का डिफेंस सिस्टम इजराइल ने बना लिया है। क्योंकि उन्हें पता है जिंदा रहना है तो उन्हें ये काम करना पड़ेगा। उनकी मजबूरी है कि जो भी चीज़ ऐसी हो कि जहाँ पर वो पिछड़ रहे हो उसमें कुछ ना कुछ करके उन्हें महारत हासिल करनी है। आज इस सुबह की खबर है, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं है किसी के पास की जो हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल कर सके। अभी लेटेस्ट आज ही खबर आई है, अभी कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, फिर वो पूरा मैकेनिज्म बनेगा, है ना। फिर वो सकता है कि साल 2 साल में तो पूरा पूरा जो है वो अपने आपको हाइपरसोनिक से भी ऐसे कवच प्राप्त करने से बाकी मिसाइल से उनके पास रहता है ना। उनका अपना आयरन डोम सिस्टम वगैरह सुना होगा। तो अगर स्पीड जो है 1.2 से 5 के बीच में तो सुपरसोनिक, 5 मैक्स से भी ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक। अगर मिसाइल की स्पीड 0.8 मैक्स से भी कम रह जाए कम स्पीड वाली हम कहते हैं सबसोनिक। सबसोनिक मिसाइलें होती हैं जिनकी स्पीड 0.8 मैक्स से भी कम हो। अगर स्पीड जो है 0.8 से लेके 1.2 मैक के बीच में हो तो हम कहते हैं ट्राइसोनिक। तो आप चाहो तो सारे नाम याद कर सकते हैं। तब यहाँ से करो 0.8 मैक से भी कम है तो सबसोनिक, 0.8 से 1.2 के बीच में तो ट्राइसोनिक, 1.2 से 5 मैक के बीच में तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक, है ना। ये मिसाइलों की कैटेगरी आप देख सकते हैं। समझिए आपको इनमें ज़्यादा काम का एक आपका हाइपरसोनिक है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो, और एक सुपरसोनिक जिसकी स्पीड 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो, है ना। ये तो मुझे याद रखना। सबसोनिक भी एक आध पेपर में किसी में आया हुआ है कि 0.8 मैक से कम स्पीड है तो सबसोनिक। ट्राइसोनिक का भी पूछा नहीं है, 0.8 से 1.2 के बीच में जो ट्राइसोनिक होगी, और 1 मैक वाला होता है साउंड की स्पीड से भागना। तो किसी मिसाइल की स्पीड 2 मैक है तो साउंड से दूसरी रफ्तार से भाग रही है, किसी मिसाइल की स्पीड 10 मैक है तो साउंड की रफ्तार से 10 गुना तेजी से भाग रही है, ठीक है। तो ब्रह्मोस का नाम हमने दो नदियों के नाम रखा, ब्रह्मपुत्र मोस्को रिवर के नाम पर। ये भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये जो है इसकी स्पीड जो है अभी भारत के पास जो है 2.8 मैक, ठीक। तो बच्चा इसकी रेंज कितनी है देखो। जो शुरुआती तौर पर जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी उसकी रेंज थी 290 किलोमीटर ना। इनिशियली ओरिजिनल जो इसकी रेंज थी तो 290 किलोमीटर की थी ओरिजिनल रेंज इसकी 290 किलोमीटर। फिर हमने इसकी रेंज को जो है वो बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक कर लिया, एक्सटेंडेड रेंज। एक्सटेंडेड रेंज यानी कि बढ़ाकर इसकी रेंज हमने वो 450 किलोमीटर कर ली। और अभी हमने लेटेस्ट टेस्ट किया है कभी, हालांकि अभी भारतीय सेना में जो सम्मिलित है वो कुछ जब और टेस्ट हो जाएंगे तब वो लेटेस्ट हमने जो उसका टेस्ट किया, लेटेस्ट टेस्ट वो 800 किलोमीटर तक का भी कर लिया हमने 2025 में। उसकी शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर की थी। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे भारत ने ये रशिया के साथ मिलकर मिसाइल डेवलप की है, तो एक ग्रुप है उन देशों का जिनके पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की काबिलियत है, इंजीनियरिंग है जिनके पास में, उसमें कहते हैं MTCR ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन, है ना। तो मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाली एक कुछ देशों का एक ग्रुप है, उसे MTCR ग्रुप कहते हैं। अभी रशिया जो MTCR का मेंबर था, भारत इसका मेंबर नहीं था। तो उसमें कंडीशन ये थी कि अगर MTCR का मेंबर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने वाले जो कंट्री हैं उनका मेंबर अगर किसी इस ग्रुप से बाहर की कंट्री के साथ मिलकर मिसाइल डेवलप करेगा तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो भारत MTCR का मेंबर नहीं था, रशिया MTCR का मेंबर था। अब ये मेंबर है, इंडिया नहीं था। तो अब ये दोनों अगर मिसाइल डेवलप करना चाहते हैं तो मिसाइल केवल 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली ही डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हमने जब भारत और रशिया ने मिलकर मिसाइल बनाई तो उसकी रेंज रखी गई 290 किलोमीटर की। लेकिन फिर 2015 में भारत भी MTCR का मेंबर बन गया। अब इसमें भी चाइना नहीं है MTCR का मेंबर, इंडिया है। तो इंडिया भी MTCR का मेंबर हो गया और रशिया भी हो गया। अब वो फाउंडेशन हट गई। हमने तुरंत क्या किया, जब 290 किलोमीटर की थी उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया, उसके हमने एक्सटेंडेड रेंज 450 किलोमीटर कर ली। अब तो हम बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम ग्रुप के मेंबर हैं। इसमें फिर अभी हमने लेटेस्ट टेस्ट 800 किलोमीटर तक का भी किया है। तो ओरिजिनल जो रेंज है वो 290 किलोमीटर। आप अभी भी कई जगह पढ़ेंगे तो आपको ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर ही दिखाएंगे, पर वो ओरिजिनल शुरुआती रेंज है। MTCR का मेंबर बनने से पहले की है ये। 2015 में हम MTCR के मेंबर बन चुके हैं। तो और इसमें खास बात MTCR के मेंबर इसमें यूनानिमस सर्वसम्मति चाहिए। तो एक भी देश अगर इसमें विरोध कर देगा तो फिर कोई नया कंट्री नहीं बन पाएगा इसका। तो इंडिया रशिया दोनों है तो बड़े से काम चल रहा है इसमें, है ना। अब तो इसमें जितना भी काम कर सकते हैं कर रहे हैं। दूसरा जो ब्रह्मोस है अभी सुपरसोनिक मिसाइल है, इसके हम 2 काम कर रहे हैं। एक उसकी रेंज को बढ़ाना, जिसमें मैंने कहा कि टेस्ट हमने 800 किलोमीटर का भी बहुत सारे टेस्ट करेंगे तो सारे सफल बढ़िया हो जाएंगे तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी। एक इसकी हम जो स्पीड है उसे हम हाइपरसोनिक करने पर काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान वाले देख रहे हो हमने जब उनके एयरबेस पे बहुत सारी मिसाइल गिराई उसके तो सबके पास फोटो है। अब उस मुठभेड़ में कोई जेट वेट गिरा नहीं गिरा वो अलग पार्ट है, मालूम गिर भी गया चलो, है ना। लेकिन ये तो कंफर्म है कि हम उनके एयर स्पेस में घुस गए, या नूर खान एयरबेस हो चाहे और नाम ने यहाँ पे हिट किया, यानी उनके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं होगा एयर डिफेंस कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को रास्ते में रोक सके। अभी तो सुपरसोनिक है, जब हाइपरसोनिक बन जाएगी फिर तो उनकी बिल्कुल भी औकात नहीं होगी, है ना। तो आपको एक एज मिल जाती है कि आप जो चीज़ छोड़ेंगे उसको रास्ते में से नहीं काट पाएगा, है ना। तो बढ़िया है। तो हमारे पास में ब्रह्मोस के 3-4 फैक्टर याद रखेंगे। ये कई पेपर आ चुका है, इवन यूपी के तो पीसीएस एग्जाम में भी कि ब्रह्मोस मिसाइल किसने मिलकर बनाई, भारत और रशिया ने। इसका नाम रखा गया दोनों नदियों के नाम पर। इसकी शुरुआत रेंज 290 किलोमीटर थी, एक्सटेंडेड रेंज अभी बढ़ा के 450 में कर लिया है। और लेटेस्ट टेस्ट को हमने 800 किलोमीटर का भी किया हुआ है। ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक के आसपास की है, इसलिए सुपरसोनिक मिसाइल है। जब 5 मैक से ज़्यादा हो जाएगी तो हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहना शुरू कर देंगे। नाम इसका हो जाएगा ब्रह्मोस 2, है ना। जैसे ब्रह्मोस 1 है अभी वाली जो है, फिर हम ब्रह्मोस 1 कहेंगे। इसकी जो स्पीड है लगभग कितनी है, 2.8 मैक के आसपास। जो ब्रह्मोस 2 होगी या जो भी इसका नाम रखेंगे वो बात निकल के उसकी स्पीड हम 5 मैक से ज़्यादा करने पर काम कर रहे हैं ताकि हाइपरसोनिक बन जाए, है ना। तो जब आएगी तब देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास जो ब्रह्मोस है उसकी स्पीड 2.8 मैक के आसपास की, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर एको प्रतिध्वनि, एको प्रतिध्वनि, एको या इको जो भी आप कहते होंगे। अच्छा कल अगर मेरी सुबह अगर ऑफलाइन क्लास नहीं हुई तो वैसे सेपरेट फिक्स होता है ऑफलाइन क्लास का। तो अगर सुबह अगर ऑफलाइन क्लास नहीं तो कल भी हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लास लेने। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे है ये बैच, लेकिन आपको पता है कि सप्ताह में थोड़ा सा बाहर था तो 3-4 छुट्टियाँ हमारी हो गई मंडे टू थर्सडे तक की। तो थोड़ा सा मेकअप करने के लिए कल क्लास हो सकती है, एक बार देख लेना। हालांकि मुझे लग रहा है कि पिछली बार मैंने सैटरडे क्लास ली थी तो शायद इस बार वो ना माने कि कहीं नहीं सर ऑफलाइन वाले में लेनी है सुबह, तो चांस थोड़े से कम है। पर अगर फिर भी अगर पॉसिबल हो पाए मैं बोलूँगा हमसे तो हम हो सकता है कि कल भी क्लास लें, नहीं तो मंडे टू फ्राइडे तो कंटिन्यूटी में चलेंगी चीज़ें। तो इको जो है प्रतिध्वनि तो ध्यान से मिसाइल से क्वेश्चन आता है, सुपरसोनिक शब्द आ जाता है या करंट में ब्रह्मोस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है ना, आ जाता है। तभी तो बताया आप। जैसे आप कभी पहाड़ों में गए होंगे या टीवी में आपने देखा होगा कई बार पहाड़ों में खड़े होकर चिल्लाए हेलो, आपने एक बार बोला हेलो रुक गए, लेकिन वो हेलो आपको एक से अधिक बार सुनेगी। आपको लगेगा जैसे आपकी आवाज हवा में रिपीट हो रही है, आपको सुनेगा से पहाड़ों में हेलो 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 सुनता है ना। ये कई बार गाँव में 11 से कुआं हो फिर आप चिल्लाओ ओए
अंदर से आ जाएगी वापस। ओए जो आपकी जो आवाज़ रिपीट हो रही है, रिपीटेशन जो साउंड है, रिपीटेशन ऑफ साउंड इसे हम कहते हैं इको। रिपीटेशन ऑफ साउंड, ध्वनि की पुनरावृत्ति, ध्वनि की पुनरावृत्ति। साउंड जो रिपीट होता है तो हम कहते हैं एको या इको। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि सर इको हमेशा क्यों नहीं बनती? सर अभी आप बोल रहे हैं क्लास में आपकी आवाज़ रिपीट नहीं हो रही, हम डेली घर में बात करते हैं आवाज़ रिपीट नहीं हो रही। ये कभी कभी माहौल बनता है कि पहाड़ी क्षेत्र बन गया, गहरे से कुएं बन गया, तो ये माहौल हमेशा क्यों नहीं बनता? देखो इसके लिए कुछ कंडीशन है इको कब बनेगी। सबसे पहली शर्त ये इको सुनने की कि जब आप बोलो आपके सामने कोई रिफ्लेक्टर परावर्तक होना चाहिए जिससे आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर आए। यानी आपके आसपास कोई दीवार हो, कोई पहाड़ी हो या कुएं की तली हो, लेकिन कुछ होनी चाहिए जहाँ पे साउंड टक्कर मार के वापस आए। आपको इस दीवार तो हमारे घर में है, जब हम बोलते हैं तो दीवार पर टक्कर मार के साउंड वापस आता होगा, लेकिन अलग क्यों नहीं सुन रहा? एक कंडीशन ये अगर आपको इको सुननी है कि आपके आसपास कोई दीवार होनी तो चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके और दीवार के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए। यानी कि दीवार के पास कैसे कर रहे हैं हेलो, तो इको नहीं सुनेगी, दीवार से थोड़ा दूर खड़ा होना पड़ेगा, कुआं जो है कुछ गहरा होना पड़ेगा, पहाड़ी कुछ दूर होनी चाहिए। तो अगर आपको अपनी को सुननी है तो आपको दीवार से लगभग 17 मीटर दूर खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको अपनी को सुनेगी। वो दूरी 17 मीटर ही क्यों होनी चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी के लिए समझना, अगर कोई आपसे कहे कि इको सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, मान लो ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ये दीवार है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति को कितना दूर खड़ा होना चाहिए कि अपनी को सुने? यानी कि जो उसने हेलो बोली वो तो सुनेगी, और जो हेलो टकरा के वापस आए वो अलग से सुने। इस व्यक्ति को ये जो हेलो बोली तो सुनेगी हेलो, जो टकरा के वापस आई वो अलग से सुने, नहीं माहौल ऐसा बने हेलो हेलो। तो इको सुनने के लिए दीवार से कम खड़ा होना पड़ेगा 17.15 मीटर की दूरी पर, या पेपर में 17.2 मीटर लिखा मिल सकता है या लगभग 17 मीटर लिखा मिल सकता है। तो पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर वैल्यू आई कैसे वो प्रोसेस समझना है, वो बड़े काम का है, तो लिखेंगे और एको मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17.15 मीटर बिटवीन लिसनर एंड रिफ्लेक्टर। लिखेंगे प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता यानी कि सुनने वाला, श्रोता और परावर्तक के बीच, श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए, 17.15 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको 17.15 मीटर कहाँ से आया है ना? देखो ये बड़ा प्रोसेस को समझना, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना पीडीएफ से, बस प्रोसेस से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। देखो सबसे पहला आप ये समझो, मैंने कहा कि मैंने सुना हेलो हेलो, दो शब्द अलग अलग सुने हैं। हमें दो शब्द अलग अलग इन जनरल कब सुनते हैं? अगर मैं दोनों शब्दों को आराम आराम से बोलूं, जैसे कि 1 2, आपको 1 अलग सुना, 2 अलग सुना। दो शब्दों को अलग अलग सुनने के लिए आराम आराम से बोलने का मतलब ये है कि दोनों शब्दों के बीच में कुछ गैप होना चाहिए। 1 2, तो 1 के बाद मैं 2 बोलूं तो 1 और 2 के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, तो गैप कम से कम होना चाहिए 0.1 सेकंड का। अगर आपको दो शब्द अलग अलग सुनने हैं उनके बीच में इतना गैप होना चाहिए 0.1 सेकंड। आप होगी 0.1 सेकंड का गैप क्यों होना चाहिए? तो इसकी वजह ये, जैसे मैंने कहा 1, जो भी साउंड आप सुनते हो ना, उस साउंड का इफेक्ट प्रभाव आपके ब्रेन में, आपके कान के पर्दे पर 0.1 सेकंड तक रहता है। मैंने कहा 1, तो 1 जो है आपके दिमाग में 0.1 सेकंड तक घूमता रहेगा 1। अगर 0.1 सेकंड से पहले मैंने दूसरा शब्द बोल दिया तो पहले शब्द का प्रभाव 0.1 सेकंड तक था। अब पहले शब्द का प्रभाव खत्म नहीं हुआ, दूसरा शब्द और बोल दिया मैंने, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, अलग अलग सुनेंगे नहीं। तो आपको दोनों शब्दों को अलग अलग पहचानना है, समझना है, उनके बीच में 0.1 सेकंड का गैप रखना पड़ेगा। अब देखो मैं आपके सामने बहुत स्पीड से बोलूंगा और आपको दो शब्द अलग अलग समझ में नहीं आएंगे। इसमें कहूं बहुत स्पीड से बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 बहुत स्पीड से, बहुत स्पीड से, आपको सर क्या रेल छूट गया, आराम से बोलो, इतना स्पीड से बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो बहुत स्पीड से बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत स्पीड से बोल रहा हूं। तो वो कह रहा है कि दो शब्दों के बीच में 0.1 सेकंड का गैप बन नहीं रहा, 0.1 सेकंड से पहले ही दूसरा शब्द आ जा रहा है, तो दोनों शब्दों को अलग अलग नहीं समझ पा रहे। तो आपको अपनी इको सुननी है तो आपको दीवार से दूर इसलिए खड़ा होना पड़ता है ताकि आपको जो साउंड दीवार तक गया और फिर टकरा के वापस आया, इन दोनों के बीच में 0.1 सेकंड का गैप बन जाए। आप बहुत नजदीक खड़े बोलोगे ना हेलो, जो साउंड गया और टकरा के वापस आया उनमें 0.1 सेकंड का गैप बनेगा ही नहीं। तो दो शब्दों को अलग अलग सुनने के लिए उनके बीच में 0.1 सेकंड का गैप रहना चाहिए। अच्छा साउंड की जो स्पीड है हवा में होती है 343 मीटर पर सेकंड। ये मैंने कहा कि 22 डिग्री टेंपरेचर पे है, 0 डिग्री पे लेना चाहो तो 332 ले सकते हो। तो साउंड ये जो मैंने बोला हेलो और जो टकरा के साउंड वापस आया, दोनों साउंड के बीच में गैप 0.1 सेकंड का। साउंड की स्पीड कितनी 343। अच्छा डिस्टेंस दूरी क्या होती है? दूरी होती है 4 गुना समय, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, दूरी होती है 4 गुना समय। तो 4 है साउंड की 343, तो गैप कितना 0.1 सेकंड का। यानी अगर आपको अपनी इको सुननी है तो दीवार से इतना दूर खड़ा होना पड़ेगा कि आपका साउंड दीवार तक जाए और टकरा के वापस आए, तो साउंड जाने और आने में 34.3 मीटर की दूरी तय करे। ये बेटा जाने आने की दूरी है ना भाई, 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए जाने वाले साउंड के बीच में, आने वाले के बीच में। तो जाने वाले की दूरी 34.3 मीटर। अगर मुझे केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है तो उसका आधा करना पड़ेगा, मान लो दीवार तक की दूरी x मान लो, x कैसा आएगी, टोटल दूरी जो है उसका आधा करेंगे तो 17.15 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे अपनी इको सुननी है तो मुझे दीवार से कम कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा? 17.15 मीटर की दूरी पर। याद रखना जब भी इको वाला क्वेश्चन हो ना, तो इको में अगर आपको सुन रही है 0.1 सेकंड के बाद, इको कब सुनेगी? साउंड दीवार तक जाए टकरा के वापस आए। तो इको वाले केस में दूरी आती है ना, ये जाने और आने की दूरी आती है, जाने प्लस आने की। मुझे केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है तो मुझे इसका आधा करना पड़ेगा, 17.15 मीटर आ गया आंसर। ऐसा क्या बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, इको सुननी है, तो आपको दीवार से कम कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा? 17.15 मीटर। अगर आपको अपनी को सुननी है तो जो आपने शब्द बोला जो टकरा के वापस आया, उनके बीच में 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए। किसी आवाज का प्रभाव हमारे ब्रेन पर कितने समय तक रहता है? 0.1 सेकंड तक रहता है ना। अब ये बात आपको कितनी बड़े समझ आई, एक क्वेश्चन से आप बताएंगे। ये एक पहाड़ी है, इससे कुछ दूर एक व्यक्ति खड़ा है। अब ये व्यक्ति ने बोला हेलो और ये हेलो टकरा के वापस आई। एक व्यक्ति पहाड़ से कुछ दूर खड़ा है, अगर इस व्यक्ति को अपनी इको 0.4 सेकंड के बाद सुन रही है, मतलब काफी दूर खड़ा है, इस व्यक्ति को अपनी को 0.4 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है और साउंड की स्पीड हम 340 मीटर पर सेकंड ले लें, तो बताओ उसकी पहाड़ी से दूरी कितनी है? ये बताओ।
अंदर आया किसी का? आयु सेकंड हमारे पास में आया, देखो ई को सुनाई दे रही है 0.4 सेकंड के बाद, है ना? साउंड की स्पीड है 340, तो कह रहा है कि दीवार से दूरी क्या होनी चाहिए, ठीक है? देखो दूरी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, दूरी होती है 4 गुना समय, स्पीड कितनी है 340, जो कहेगा पेपर में बोलेंगे, टाइम लग रहा है 0.4 सेकंड का, है ना? कितना जाएगा ये 34 गुना 4 घटक 16 हासिल करने वाला 136 मीटर, 136 मीटर आया मेरे पास। और आपको पता है कि इको वाले केस में जो दूरी आती है वो जाने और आने की दूरी आएगी। ये साउंड दीवार तक गया, टकरा के वापस आया, इको वाले केस में दूरी आती है जाने और आने की, हमें केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है। तो जाने और आने की जो दूरी है इसका आधा करेंगे, यानी आएगा 68 मीटर। जो बच्चों को 68 मीटर आया उनका सही है, 136 लिख रहे हैं, अनुराग राजपूत गलत है, दीपक भटकर का सही है, इंद्र प्रकाश का गलत है, 36 के 8.5 मीटर लिख रहा है, इसका बिल्कुल गलत है। बाकी विकास, अभिषेक, निशांत सिंह 68 मीटर वाला एकदम बिल्कुल ठीक आंसर है। एक 34 कुछ लिख रहा था उसका भी गलत है। भाई आप एक चीज देखो, जब भी आप पेपर में इको प्रतिध्वनि पढ़ो, आप समझ जाना कि इको वाले केस में दूरी आएगी वो जाने और आने की आएगी। इको बनती कब है कि साउंड दीवार तक जाए और टकरा के वापस आए, तो इको वाले केस में हमेशा डिस्टेंस आती है जाने की प्लस आने की, जाना प्लस आना। लेकिन हमें क्या निकालना है, केवल दीवार तक की डिस्टेंस निकालनी है। हमारा आंसर कितना बना 68 मीटर बना। हमने भी देखा था, अगर मुझे मिनिमम है तो मिनिमम रखा, इको सुनने के लिए 0.1 सेकंड तो होना चाहिए क्या, दीवार से दूर खड़े हो जाओ तो 0.3 सेकंड के बाद सुनने 4 के बाद सुनने लग चीज है। तो अब यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस आई थी 34.3 मीटर, जाने और आने की थी, तो दीवार तक की दूरी निकाली कितनी 17.5 मीटर। या मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हो 17.5 आएगा, सॉरी या मोटा मोटी ऐसे समझो कि अगर इको 0.1 सेकंड के बाद सुने तो दूरी होती है दीवार तक की 17 मीटर की, तो 0.4 में कितनी होगी 17 68 मीटर होगी। मोटा मोटी ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इको मुझे 0.1 सेकंड के बाद सुने तो दीवार तक की दूरी होती है 17 मीटर, 0.1 सेकंड के लिए होती है 17 मीटर, तो 0.4 के लिए कितनी हो जाएगी 17 4 गुना 68 मीटर के आसपास वाला आंसर आएगा, है ना? समझ लो आप लोग। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे, इसमें आगे चल के पीडीएफ से भी एक लिखेंगे हम रिवर्बरेशन गूंज, ठीक है? रिवर्बरेशन गूंज, तो गूंज क्या होता है? बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जो मैंने इससे पहले आपको बताया प्रतिध्वनि इको, जिसमें हमारी आवाज रिपीट होती है हेलो 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 हेलो, उसे गूंज समझ लेते हैं। गूंज अलग चीज है, जो आवाज का जो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, ध्वनि की पुनरावृत्ति, ये मैंने स्पेशली लिखा है यहाँ पे, ध्वनि की पुनरावृत्ति 1 1 1 1 एक ही साउंड रिपीट हो रहा है, वो है इको। गूंज पता क्या है, इसे तो भ्रमित महसूस करो। आप घर में मान लो किसी कमरे में पेंट हो रहा है, बिल्कुल खाली कमरा हो, बिल्कुल खाली, जब आप कमरा किराए पे देखने गए, खरीदने गए मकान, तो बिल्कुल खाली मकान होता है, उसके अंदर बोल के देखना हेलो, आवाज आएगी हेलो हेलो, एक ही सुनेगी और लगेगा कि बहुत देर तक हवा में ठहरी हुई है, और एक ही आवाज बहुत देर तक लगेगी हवा में ठहरी हुई है, बहुत देर में खत्म हो रही है। सब कहते हैं गूंज, ये खाली मकानों में घंटों में सुनती है। घर में पेंट होता है ना दिवाली के आसपास, तो उस कमरे में बात करने का मन नहीं करता क्योंकि आवाज बहुत देर में खत्म होती है। आगे 1 ऐसे सुनेगा 1, इधर आओ बहुत देर में आवाज खत्म होगी। नहीं, आवाज का बने रहना, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ध्वनि का परसिस्ट करना, लगातार बने रहना काफी देर तक, जब कहते हैं गूंज। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ध्वनि का ठहराव, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ध्वनि का ठहराव, ध्वनि का ठहराव, परसिस्ट करना, लगातार बने रहना। तो ध्वनि की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, रिपीट होना क्या है इको, परसिस्ट करना, इंग्लिश वाला शब्द लिखने वाले, परसिस्ट करना, लगातार बने रहना, कहते हैं गूंज। और इस गूंज से बचने के लिए हमारे घर में कर्टेन पर्दे लगाती हैं। कर्टेन का काम है घर में सुंदर लगना। एक काम है कि हम घर में बोले हेलो, हमारे मुंह से साउंड निकले, पर्दों पर टकराए और पर्दों से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आवाज क्लियर सुने। ऐसे देखो इको बनती है, ध्वनि की जो परसिस्टेंस है, ये गूंज बनती क्यों है? खाली कमरा है, पर्दे वर्दे कुछ नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कमरे में कोई कारपेट नहीं बिछी हुई है, आपने कहा हेलो, आपने हेलो बोली, ये हेलो गई, इस दीवार पर टकरा के वापस आएगी, इस दीवार पर टकरा के वापस आएगी, फिर टकरा के वापस आएगी, और फिर से भी अभी कमरे की दीवार 17 मीटर दूर तो है नहीं, ये सारी हेलो आपको अलग अलग सुनेंगी। जो आपने हेलो बोली, इस हेलो में इस दीवार पर टकरा के हेलो आई, वो भी मर्ज हो गई, इस दीवार वाली हेलो भी मर्ज हो गई, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, तो बहुत देर तक साउंड हवा में रहेगा। तो आपस में साउंड मर्ज ना हो तो हम दीवार में कर्टेन पर्दे लगा करते हैं, ताकि जो साउंड आपने बोला पर्दे पर टकराए, एब्जॉर्ब होकर वापस आए ना। तो नीचे घर में आपका बड़ा सा होल है, कारपेट बिछा दी, फर्नीचर रखा हुआ है, ये सब साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, घर में क्लियर आवाज बनी होती है। लेकिन आप थिएटर मूवी देखने जाओ, बड़े बड़े थिएटर बहुत बड़ा होल है, वहाँ आवाज गूंज सकती है, तो हम लोग कर्टेन पर्दे लगा करते हैं, नीचे कारपेट बिछा करते हैं, जिस चेयर पर बैठते हैं मेटल की होती है, जो साउंड को इजीली एब्जॉर्ब कर ले। सबसे खास बात क्या है, जो थिएटर की दीवारें होती है लकड़ी की बनाई जाती हैं, उनके अंदर बारीक बारीक से होल होते हैं। अगर दीवारें हो वुड की लकड़ी की और उनके अंदर बारीक बारीक छेद हो, तो ऐसी दीवारें भी क्या करेंगी, उसके ऊपर जाकर साउंड टकराएगा तो छेद में टकरा के एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन आता है कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाई जाती हैं, तो आप लिख देगा थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि सस्ता पड़े, कभी थिएटर टूट जाए तो लोगों को कम चोट लगे, है ना? इस तरीके से लिखा होगा कि थिएटर की दीवारें लकड़ी से बनाते हैं ताकि गूंज को इजीली एब्जॉर्ब कर सकें और क्लियर साउंड थिएटर के अंदर सुनाई दे। वो सही ऑप्शन है, तो लिखेंगे द वॉल्स ऑफ थिएटर, द वॉल्स ऑफ थिएटर आर मेड ऑफ वुड so that reverberation can be absorbed। थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं, थिएटर की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को अवशोषित कर सकें, ताकि वो गूंज को अवशोषित कर सकें। The walls of theatre are made of wood so that reverberation can be absorbed। थिएटर की दीवारें हैं वो लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि वो गूंज को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है? जैसे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार पीडीएफ से। क्वेश्चन यही है, ये बताना क्या होगा इसका आंसर, करो ये।
इसने कहा कि व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन साउंड, रिपीट की बात कर रहा है, रिपीट देयर ना, रिपीटेशन पूछ रहा है तो इको है प्रतिध्वनि, है ना। अच्छा, दूसरा एक में कह रहा है कि इकोज में भी हर्ड मोर देन वंस, प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार किस सेकंड सुन सकते हो। इको में क्या होता है, साउंड रिपीट करता है, नहीं एक से ज्यादा बार हम साउंड को क्यों सुन पा रहे हैं, किस वजह से होता है, तो हम साउंड को एक से अधिक बार सुन पा रहे हैं, वो क्या है, आपने कहा हेलो, वो हेलो दोबारा ट्रैक के पास आई, आपको सुना अलग से हेलो हेलो, तो रिपीटेशन क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से, परावर्तन की वजह से। तो इको में साउंड का क्या होता है, रिपीटेशन, वो रिफ्लेक्शन की वजह से, परावर्तन की वजह से, ठीक है। चलो सेट में नहीं है सीधे क्वेश्चन, तो ज़्यादा कोई नहीं, कल की क्लास में कर लेंगे बाकी हम, ठीक। तो कोशिश करता हूँ कल मेरा क्लास हो जाए तो बढ़िया है, कल की क्लास में हम इसे साउंड चैप्टर को, जो भी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें साउंड को खत्म कर लेंगे, कल होगी तो बढ़िया है, नहीं मंडे को तो फिक्स है ना, इसमें हम साउंड को खत्म करेंगे। ठीक है, तो भाई अपने थैंक यू, टेक केयर, बाय एवरीवन।